नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं और साथ ही कामयाब भी बना सकते हैं। एक अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए क्या जरूरी होता है? एक अच्छा एजुकेशन, आपकी पर्सनालिटी, ये कुछ क्वालिटीज है जिससे आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर पर छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन नौकरी बनाए रखने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे फंक्शनल स्किल्स भी डेवलप करना काफी अनिवार्य है जो आपको अपने एकेडमिक कोर्स में नहीं सिखाए जाते। और ऐसे ही स्किल्स डेवलप करने में मदद कर रही है एक स्टार्टअप स्किलविज। भारत में हर साल करीब 1.5 करोड़ लोग नौकरियां करना शुरू करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड के हो। इस यूथ के पास थियोरेटिकल नॉलेज भले ही हो, लेकिन नौकरी में जिस फंक्शनल स्किल्स की जरूरत होती है उनकी कमी से नौकरी मिलने या आगे बढ़ने में इन्हें दिक्कतें आती है। मेरी स्किल्स और जो जॉब अपॉर्चुनिटी में जो स्किल्स चाहिए उनके बीच में क्या मैच है, मिसमैच है, और उस पर मैं कैसे फोकस करके कैसे इम्प्रूव कर सकूं, और बाकियों के कंपैरिजन में मैं कितना आगे या पीछे हूं। ये एक प्रॉब्लम है, मुझे करीबन सभी जगह दिखी और ये मैं इनिशियली सॉल्व कर रहा था, बट फेस टू फेस और सर्विसेज मोड में सॉल्व कर रहा था। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से कुणाल ने अपने दोस्त अनुज कक्कर के साथ मिलकर करियर एनालिटिक कंपनी शुरू करने की ठान ली। स्किलविज एक ऐसा वेंचर है जो पूरी तरह से ई-कॉमर्स पर है। स्टूडेंट्स और न्यू प्रोफेशनल्स को फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन जैसे एरियाज में फंक्शनल स्किल डेवलप करने में स्किलविज मदद करता है। फोकस स्किलविज एज कंपनी का है कि स्किल्स पे इंडिविजुअल्स के फोकस करें जो कि फंक्शनल एरियाज में हैं। सॉफ्ट स्किल्स नहीं, पर्सनालिटी पर नहीं, बट फंक्शनल स्किल्स जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, ऑपरेशन, ऐसे एरियाज़ में। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की मदद से उनको इस तरह की इंसाइट्स दे सकें, उनको इस तरह के रिकमेंडेशंस दे सकें जो कि उनको हेल्प करता है सही डिसीजंस लेने में और अपने आप को उन स्किल्स के मायने में इम्प्रूव करने में। अनुज और कुणाल को ऊपर ऊपर दिखने वाली इन दिक्कतों को समझकर उन्हें सुलझाकर स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करना था। फाउंडर्स ने लगभग 8-10 महीने कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, एचओडीज, कॉर्पोरेट से मिलकर प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। यानी इस कारोबार की बुनियाद ग्राहकों की दिक्कतें समझकर उसे हल करने पर रखी गई, क्योंकि उसके बगैर प्रोडक्ट डेवलप करना मुश्किल था। हमारे देश में आप देखेंगे कि कॉलेजेस बहुत हैं, इंडिविजुअल्स बहुत हैं, और क्या होता है कि जब आप जाकर के किसी इंडिविजुअल से बात करेंगे, उसको जो चाहिए सक्सीड करने के लिए वो हो सकता है कि बहुत अलग हो कॉलेज को जो चाहिए सक्सीड करने उससे। तो कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि कॉलेज के डायरेक्टर्स, एचओडी, वो शायद थोड़ी अलग तरीके से सोचते हैं और स्टूडेंट थोड़ी अलग तरीके से सोचते हैं। इसी तरह से आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके बात करेंगे तो एक रिक्रूटर अलग तरीके से सोचता है। अब चैलेंज ये है कि अगर आपके पास 4 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आते हैं और आप एज अ कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो कंपनी का एम है एक प्रॉफिटेबली एग्जिस्ट करना, तो सबसे बड़ी हमारी चैलेंज ये थी कि हम कैसे चारों चीज़ों को एक जगह ला करके बैठाएं ताकि वो एक साथ काम कर सकें। तो हमें ऐसा लगा कि बिना टेक्नोलॉजी के इसको करना बहुत मुश्किल था। स्किलविज का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए फाउंडर्स ने इनिशियली स्टूडेंट्स को टारगेट किया। बैंगलोर की कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को करियर एनालिटिक प्रोडक्ट की अहमियत और इस्तेमाल का तरीका समझाया। हम पहले कॉलेजेस में गए और कॉलेजेस में जो इंडिविजुअल्स पढ़ते हैं, हमने कोशिश की कॉलेजेस से बात करके ताकि वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हमारी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। हम मेरे ख्याल से पहले 3 या 4 महीने में अनुज और मैं मिल करके करीबन 100 कॉलेजेस गए होंगे सिर्फ बैंगलोर में। सो ये सुबह से शाम तक बेसिकली कॉलेजेस से मिलना, समझना, उनको कन्विंस करना यूज़ करने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो शुरू में थोड़ी मुश्किल रही क्योंकि लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्किलविज है क्या, नया है, अलग है, फंक्शनल स्किल्स क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे करके आई थिंक लोगों को समझ में आने लगा और उनको ज़रूरत महसूस होने लगी जब उन्होंने अपने जो परेशानियां थी उनको स्किलविज की सोल्यूशन के साथ एक साथ रख करके देखा। फिलहाल कंपनी का फोकस MBA स्टूडेंट्स पर है। फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस लेवल पर हायरिंग के वक्त कॉर्पोरेट से भी स्किलविज को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इन वाइट कॉलर जॉब्स के अलावा कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जैसे जॉब्स के लिए भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कई जगह आप देखेंगे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव सिर्फ 12th पास हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, लेकिन वो सेल्स की जॉब करते हैं। सो टेलीकॉम कंपनीज़ को हमारा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। उनको लग रहा है कि स्किलविज उनके लिए भी यूज़ हो सकता है, और टेलीकॉम कंपनीज़ कर्नाटका में उन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है इसके लिए।
स्किलविज के इस्तेमाल के लिए कंपनी के वेबसाइट पर ग्राहक प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के प्रीमियम फीचर्स के लिए 500 से 1,500 तक फीस चार्ज की जाती है। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के बजाय ग्राहक ज्यादा से ज्यादा समय स्किलविज का इस्तेमाल करे, इस पर कंपनी का फोकस है। वी आर ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग, जैसे मैंने बोला, और हम होप कर रहे हैं कि करीबन अगले 12 महीने में हमारे रेवेन्यूज़ शुड सी मिनिमम ऑफ अबाउट 30 to 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। कंपनी के इस विदेशी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया रिस्पांस दिया। पहले 6 महीने में कंपनी ने 150 से 200% ग्रोथ देखी। आगे भी इसी तरह की ग्रोथ दिखी तो फंक्शनल स्किल डेवलपमेंट में नंबर 1 बनने का फाउंडर्स का लक्ष्य है। अगले 6 महीने में 10,000 एक्टिव यूजर्स का टारगेट रखकर कंपनी काम कर रही है। साथ ही भारत में कदम कसने के बाद साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस एक्सपांशन का इरादा है। तो ये थी स्किलविज की कहानी, लेकिन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स में इस समय कितना बड़ा मौका है, इसी पर आगे बात करेंगे अजीत खुराना से। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आपका फिर स्वागत है आवाज एंटरप्रेन्योर में। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स पर हम आज फोकस कर रहे हैं। स्किलविज में हमने देखा कैसे आप फंक्शनल स्किल्स यूज कर सकते हैं या फिर डेवलप कर रही है स्किलविज, ताकि आप अपना कारोबार फैला सके, ऑफ कोर्स अपने करियर को और मजबूत कर सके। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक एंजल इन्वेस्टर जो पहले एक एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं। फोकस इनका एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पर ही है। अजीत खुराना जी, स्वागत है आपका। जैसे हमने देखा स्किलविज प्राइमरीली फंक्शनल स्किल्स डेवलप करने का काम करती है, लेकिन एजुकेशन बेस्ड स्टार्टअप्स कई सारे हैं, कई डिफरेंट एवेन्यूज में काम करते हैं। तो सबसे पहले कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय भारतीय बाजार में है? देखिए, लगभग 20 करोड़ ग्राहक हैं जो किसी प्रकार की एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल जाते हो, चाहे वो कोचिंग क्लास जाते हो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हो, वगैरह वगैरह। इंडिया में खास करके और विश्व में ऐसे और समझो 4-5 ही देश हैं जहां फैमिलीज अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने को तैयार होती है। मतलब जो उनका परसेंटेज ऑफ इनकम होती है जो एजुकेशन पे खर्च की जाती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा व्यक्ति अपने घर पे, हाउस या रेजिडेंस पे करता है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे एजुकेशन आती है। तो इसके लिए मौका, अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही बड़ी है। मेरे ख्याल से हम अभी इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के बस शुरुआत के पहले कदम पे हैं। लेकिन कहाँ पर आपको लग रहा है इस समय गैप्स है जो फिल की जा सकती है? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अगर वो गैप आइडेंटिफाई करे और उसको पूरा करने की कोशिश करे तभी वहाँ पर वो सक्सेस पाते हैं। तो आपके लिहाज से, क्योंकि आपने काफ़ी समय से इस स्पेस को ऑब्जर्व किया है, इसमें काम किया है, किधर आपको लग रहा है वो गैप है, कहाँ खामी है? देखिए, जो सबसे बड़ा एजुकेशन सेक्टर है हमारे देश में वो है फॉर्मल एजुकेशन, यानी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स इतना ज़्यादा जा नहीं रहे, जबकि थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिया गया, थोड़ी पहल की गई है। तो उसके अलावा 3 चीज़ें बचती हैं। पहला ये कि आप मेरे पास आइए, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, स्टार्टअप हूँ, मैं आपके बच्चों के मार्क्स बढ़ा कर दूंगा। तो जो कमियां स्कूल कॉलेज में रह गई हैं वो मैं पूरी करूंगा। ये पहला गैप हो गया। दूसरा ये है कि अब आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल पहुंच गए हैं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको एडमिशन दिलाऊंगा, चाहे वो IIT में हो, IIM में हो या किसी भी जगह पर हो। और तीसरा ये है कि अब आपकी एजुकेशन लगभग कंप्लीट हो गई है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा। इस समय सबसे बड़ी मार्केट ये है कि मैं आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवाऊंगा। मतलब स्कूल्स और कॉलेज अपना काम नहीं कर रहे तो मैं वो बाकी कमी पूरी करूंगा। इसमें तकलीफ ये है कि चाहे सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे फ्रेगमेंटेड मार्केट, लाइक प्राइवेट ट्यूटर्स, इंडिविजुअल जिसमें भरे हुए हैं, यदि कोई व्यक्ति इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे ला सके, सबसे बड़ी इंडिया में अपॉर्चुनिटी ये है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में हम बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। तकलीफ इसमें यह है कि हम इस प्रॉब्लम को, गैप को सिर्फ टेक्नोलॉजी से सॉल्व करते हैं। टेक्नोलॉजी एजुकेशन एनेबल कर रही है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एनेबल कर रही है, ये क्लियर नहीं है। तो स्किलविज वो तीसरे सेक्शन में आती है कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको नौकरी लेने में, दिलवाने में मदद करूंगा। किस तरह मदद करूंगा? उस तरह नहीं जिस तरह के naukri.com या monster.com करते हैं मैच मेकिंग साइट्स। मैं आपके स्किल्स बढ़ाऊंगा जिससे आपको नौकरी मिलने में फायदा होगा। ये जो सेक्शन है, सरप्राइजिंगली अगर आप सोचे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा सेक्शन होगा, ये एक्चुअली हमारे इंडियन मार्केट में सबसे छोटा सेक्शन है एजुकेशन इंडस्ट्री में। इसका कारण ये है कि लोग पैसे दे के नौकरी नहीं लेना चाहते, राइट? तो अपने स्किल्स डेवलप करेंगे, बट और वो सोचते हैं अभी मैंने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उतना सब किया, अभी मैं और कुछ क्यों करूं? तो इसके लिए स्किलविज जैसी कंपनियों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ये बताने के लिए कि हम वो करते हैं जो किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी चाहे स्किलविज जो है वो स्किल्स पे फोकस करे, जो ग्राहक है वो एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रहा है।
तो जब ये कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड बनाएंगी ऐसा कि आप स्किलविज गए, आप NIIT गए, आप एप्टेक गए या ऐसे कहीं भी किसी भी जगह पे गए तो आपको नौकरी मिलती है, जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तब इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। इनफैक्ट NIIT एप्टेक के साथ वो मॉडल सक्सेसफुल भी हुआ है। कई कंपनियां, स्पेशली IT कंपनियां, वो देखकर लोगों को हायर करती है। लेकिन स्किल बेस्ड जैसे जो स्टार्टअप्स हैं, आपको क्या लग रहा है इनको इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर ये टाई अप करेंगे या फिर कंपनियों को अपना प्रोग्राम दिखाए और एक ट्रेनी लेवल पर इस तरह का प्रोग्राम बनाना शुरू करें तो वहां पर ज़्यादा सक्सेस रहेगी? क्या वो एक अपॉर्चुनिटी है? देखो, यदि आप कंपनी के साथ जाएंगे या इंस्टीट्यूशन के साथ जाएंगे तो आपका जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, यानी बिजनेस शुरू करना है, उसमें थोड़ी आसानी होगी। लेकिन स्केलिंग जो है, यानी कि बिजनेस बड़ा करना, वहां आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि विप्रो से टाई अप करो, IBM से टाई अप करो और कल आप विप्रो से बड़े हो जाओ या IBM से बड़े हो जाओ। आप उनके एक बहुत छोटे से डिवीजन टाइप रहोगे। तो मुझे लगता है कि गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए कंपनीज और यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से टाई अप करना ठीक है, मगर जब वो डायरेक्टली ग्राहक को बेचेंगे तभी उनमें वो पावर आएगी, प्राइसिंग पावर आएगी, कस्टमर ग्रो करने की पावर आएगी, खुद का ब्रांड बिल्डिंग करने की पावर आएगी। आई थिंक कि अल्टीमेट गेम जो है वो B2B प्लेयर, यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेयर ना होकर बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेयर होने में है। लेकिन क्या आपको लग रहा है अब भारतीय कंज्यूमर इतना पैसा देने को तैयार हो रहा है? तो ग्राहक आज खरीदने को तैयार नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि खर्चा बहुत है, बट उसको लग रहा है कि ये तो बस मेरा पैसा चाहते हैं। ये बदलने के लिए हमें कुछ सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करनी होंगी। जैसे आज से समझो 1990 के आसपास जब ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू हुए थे, जब NIIT और एप्टेक दोनों इतने बड़े नाम नहीं थे, अलग बड़े नाम थे, तब लोग यही सोचते थे उधर जाएंगे तो क्या होगा, राइट? लेकिन उन्होंने फिर अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया, उन्होंने दिखाई कि कितनी प्लेसमेंट्स हो रही हैं, उसके बाद वो बढ़े। तो आज स्किलविज जैसी कंपनियां उस मुकाम पर है जबकि उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है। ओके, ये एक स्किलविज वाले बिजनेसेस की बात हुई जो बेसिकली फंक्शनल स्किल्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मली हमने देखा है कंपनियां आई हैं जिस पर हमने पहले भी चर्चा की, वो ट्यूटोरियल का काम कर रही हैं। पहले आप किसी एक लोकेलिटी के ट्यूटर, जाने माने ट्यूटर के पास जाते थे, आज आप एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म पर अपने घर पर ही इंटरनेट पर ये ट्यूशंस हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लग रहा है स्काई इज द लिमिट, स्केलेबिलिटी भी क्या उतनी ही आसान है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सेगमेंट जो है आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन। यदि आप अपने स्कूल कॉलेज चालू करो तो वो बिल्कुल अलग बात हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा एजुकेशन का सेगमेंट जिसे आप ट्यूटोरियल सेगमेंट कह रहे हैं वो है जहां पर कस्टमर को वादा यह किया जाता है कि आप मेरे पास आएंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे स्कूल में, कॉलेज में। सबसे बड़ा सेगमेंट ये है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उस फॉर्म ऑफ एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में, और हर एक को इंडिया में कम से कम 1 मार्क ज्यादा चाहिए जितने उनको मिलने वाले, और जब उनको वो 1 मार्क ज्यादा मिलता है तब उनको 1 और मार्क ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, अभी ऐसा मैंने होते नहीं देखा कि आप ट्यूशन टीचर के पास ना जाइए और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए। चाहे जो प्रोवाइडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी ये कोशिश जरूर है, लेकिन अब तक जो कस्टमर कर रहा है वो ये कर रहा है कि मैं ट्यूशन तो लूंगा या लूंगी, पर उसके साथ साथ किसी और मेरिट नेशन या ऐसे अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहां पर भी ज्वाइन करेंगे। ओके, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो टेस्टिंग है वो ऑनलाइन बहुत अच्छी होती है। सिर्फ टेस्टिंग, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां मल्टीपल चॉइस होते हैं या वन वर्ड आंसर होते हैं, लेकिन जो टीचिंग है वो बेस्ट तरीका टेक्नोलॉजी से करने का है वीडियो, पर वो टीचर आपके सामने खड़ा नहीं है। आज तक ग्राहक एक लेट अस से 4 आउट ऑफ 10 क्वालिटी का टीचर जो आपके सामने चौक लेकर खड़ा है उसको प्रेफर करता है, ना कि 9 आउट ऑफ 10 का एक बहुत ही अच्छा टीचर हो लेकिन ऑनलाइन वीडियो हो उसको प्रेफर करता है। तो यहाँ पर फिर आपको क्या लग रहा है कि कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है? इसके 3 चीजें हैं। एक तरीका यह है कि कस्टमर का परचेज पैटर्न जो है, जिस तरह से वो कंज्यूम करना चाहते हैं एजुकेशन को, ये बदल जाए। हो सकता है बदले, जैसे हम साउथ कोरिया में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ग्रोथ हुई है ये डिस्टेंस लर्निंग की। सेकंड ये है कि हम पैसिव लर्निंग ना करें, मतलब सिर्फ आपको यूट्यूब का वीडियो ना दिखा दें कि आप देखो, चाहे जितनी बार देखना चाहो, कुछ इंटरेक्शन हो। जैसे पहले वीसैट्स में होता था, अभी वो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। चाहे पहले मैं टीचर जो है 40 बच्चों को पढ़ाता था, अब चाहे 400 को पढ़ाए, लेकिन वो 400 उसी समय कुछ सवाल पूछ सके। ये नहीं कि बाद में ईमेल भेजें और 3 दिन के बाद जवाब आए। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि हम हार मान लें, हम बोलें कि नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि बच्चे वीडियो देख के खुश हो। तो उसमें हम मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जैसे ट्यूटर विस्टा है इंडिया में, और ऐसे अन्य बहुत मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम 1:1 या 1:few
मेथड में हम ट्यूशन करें, लेकिन वो एक्चुअली ट्यूशन ही हो रही है। खाली एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि टीचर कहीं और बैठा है, शायद बैंगलोर में, और स्टूडेंट यहाँ बैठा है, आपके समय पर हो रही है। और सिंस ट्यूशन टीचर को ट्रैवल नहीं करना पड़ा, वो एक लोअर फी पे ट्रैवल करने को तैयार हो गया, टीच करने को तैयार हो गया। ये 3 तरीके हैं जिससे सेगमेंट बढ़ सकता है। ओके, क्योंकि हमने प्राइमरीली बात की है कि कितना स्कोप है सेगमेंट में। अगर कोई इस बिजनेस में, इस क्षेत्र में नया बिजनेस खड़ा करना चाहता है, आपको क्या लग रहा है, क्या स्किल सेट्स उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी एक अहम चीज़ है, या फिर आपको लग रहा है एजुकेशन में क्या ज़रूरत है, उसके बारे में पहले सोचें। टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी ज़्यादा है इंडस्ट्री में, वो आपको आसानी से किसी दूसरे एवेन्यू के जरिए भी मिल जाएगी। यदि आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं एजुकेशन का, ना कि खुद ट्यूशन टीचर बन जाए, यदि आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं एजुकेशन में, इसके 3 चीज़ें चाहिए आपको। टेक्नोलॉजी चाहिए, एजुकेशन अप्रोच चाहिए, और फाइनेंस चाहिए। हुआ ऐसा है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हुआ ऐसा है कि आज तक जितने स्टार्टअप्स आए हैं वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस स्किल सेट्स लेकर आए हैं। टेक्नोलॉजी ज़रूर, और अक्सर फाइनेंस। मैंने ये नहीं देखा कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, जैसे टीचर्स हैं, वो इस लाइन में ज़्यादा घुसे हों। इसलिए हुआ ऐसा है कि मेरे पास जो हथौड़ा है वो है टेक्नोलॉजी, तो मैं उस चीज़ को हमेशा, जो भी मेरे को कीला दिखेगा, स्क्रू दिखेगा, मैं इसी हथौड़े से मारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उसमें हुआ ऐसा रहा है कि मैं पहले सीडीज़ बनाने लग गया। जब सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी आई, वो है कि सीडी बनाओ, सीडीज़ बना के बेचने लग गया। फिर उसके बाद मैंने सीडी का काम वेबसाइट पे किया। टेस्टिंग मेरे ख्याल से बस एक ऐसी चीज़ है जिसने कि एजुकेशनली साउंड परफॉर्मेंस किया है ऑनलाइन, लेकिन जो ई लर्निंग है वो एंटायरली इस समय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी फोकस्ड है, लर्निंग फोकस्ड नहीं है। तो अगर कोई एजुकेशनिस्ट जिसे पता हो कि एजुकेशन कैसे इम्पार्ट की जाती है, ऐसा व्यक्ति हैं, ऐसे कई व्यक्ति मिलकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को हार्नेस करें, मेरे ख्याल से वो एक अच्छा स्किल सेट होगा एजुकेशन बिजनेस के लिए। ना कि कोई आईटी बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं और बोले चलो अभी एजुकेशन तो क्या होता है, बस सिलेबस पढ़ाना होता है, किसी भी तरह पढ़ा दो, वो सक्सीड नहीं होंगे। ओके, थैंक यू अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर इतनी सारी और अहम चीज़ें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। आजकल हर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने सारे काम निपटाना चाहता है, तो ऐसे में हर एंटरप्रेन्योर के लिए भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहमियत बढ़ रही है। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। आज ऐसी कई कंपनियां हैं जो कामयाबी के लिए डिजिटल मार्केटिंग की अहमियत समझ नहीं रही, लेकिन इस गलती की वजह से ये कंपनियां न सिर्फ आर्थिक नुकसान कर रही है बल्कि ग्राहकों को भी गंवा रही है। इन सभी के लिए अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करना जरूरी है। कारोबार को बूस्ट देने के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले आपका टारगेट कस्टमर कौन है और आप ग्राहकों की किस जरूरत को पूरा कर रहे हैं, ये समझ लें। कारोबार शुरू करते समय अपने टारगेट कंज्यूमर की समझ होना सबसे अहम होता है। एक इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करके अपना लक्ष्य तय करें। अब मार्केट में आप खुद को कैसे अलग साबित करेंगे, इस पर सोचें। साथ ही कंपनी का ब्रांडिंग प्लान भी बनाएं। ब्रांडिंग यानी सिर्फ आपकी कंपनी का लोगो नहीं, बल्कि टारगेट कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी समझ देना। इफेक्टिव ब्रांडिंग के लिए बाजार में मौजूद प्रोडक्ट या सर्विस से कुछ अलग देने की कोशिश हमेशा काम आती है। कंज्यूमर को प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कंसिस्टेंट मैसेज देते रहना भी जरूरी है, जिससे ग्राहकों की नजरों में कंपनी का फोकस साफ होता है। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे अहम है ग्राहकों से जुड़े रहना। कस्टमर असेसमेंट यानी ग्राहकों का आकलन। किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे मुश्किल काम होता है ग्राहकों की पसंद जानना, लेकिन क्योंकि आपके ग्राहक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, ऑनलाइन कंज्यूमर रिसर्च से आप ग्राहकों की पसंद, नापसंद और जरूरतें आसानी से जान सकते हैं। अगला स्टेप है कॉम्पिटिटर्स की जानकारी और उनसे निपटने की तैयारी करना। कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखना, उनका विश्लेषण करके अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करना जरूरी है। इन सभी मुद्दों पर गौर करने से आपको पता लगेगा कौन सा मार्केटिंग चैनल आपके कारोबार के लिए अपनाना होगा। अब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में। सोशल मीडिया, रिच मीडिया, ईमेल कैंपेन्स, सर्च, फीड सर्विसेज, ब्लॉग्स, PR इंजिन्स, ऑनलाइन स्टोर्स, मेटा इंजिन्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इनमें से अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सके ऐसे मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करें। आखिर में अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितनी प्रभावी है, इसकी जानकारी कंज्यूमर फीडबैक से लेना ना भूलें। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।